नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरेज की बात करने जा रहे हैं। एक्सरेज क्या होते हैं और एक्सरे कैसे निकलता है, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, उसके शायद बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, क्योंकि अभी नीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग सीधे सीधे इसके कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में शिफ्ट करेंगे और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बनाने में और एक्सरे से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोचने में, आंसर करने में हमारी मदद करेगा, वैसे पार्ट्स पर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे पूरे डिस्कशन के अंदर में। एक्सरे की डिस्कवरी 1895 में जर्मन फिजिसिस्ट रॉन्टगिन के द्वारा की गई। और मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिलने की जो शुरुआत हुई वो एक्सरे से ही हुई, और रॉन्टगिन को पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला एक्सरे की डिस्कवरी के लिए। दूसरी बात, एक्सरे के बारे में कोई बात हम लोग करना शुरू करें इसके पहले मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई थी और जर्मनी की सरकार ने ये फैसला किया, इतनी हालत उस देश की खराब हो गई थी कि अपनी जनता को दोनों शाम का खाना भी मुहैया करवाने की स्थिति में वो देश नहीं था। और तब वहाँ की सरकार ने एक नीति बनाया कि अगर हमें फिर से नया जर्मनी बनाना है, फिर से जर्मनी की ग्लोरी वापस लानी है, तो हमें अपने वैज्ञानिकों को बचाना चाहिए, क्योंकि अपने साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत ही हम फिर से नए जर्मनी का निर्माण कर सकते हैं। और जितने भी नोटेड साइंटिस्ट थे जर्मनी के, उनके लिए कुछ पुरस्कार राशियां भेजी गई, क्योंकि रॉन्टगिन साहब को तो नोबेल प्राइज ही था, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज ही रॉन्टगिन को मिला था, तो इनके लिए भी कुछ पुरस्कार राशि भेजी गई थी। लेकिन उसके अंदर में गवर्नमेंट का जो एक फॉरवर्डिंग लेटर होता है, उस लेटर के अंदर में लिखा हुआ था कि फॉर योर डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज हम लोग ये प्राइज आपको कन्फर कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का स्वाभिमान कितना ऊंचा होता है। रॉन्टगिन डिड नॉट एक्सेप्ट दैट प्राइज मनी, और उस प्राइज मनी को रॉन्टगिन ने ये लिख करके लौटा दिया कि वी द साइंटिस्ट्स डोंट सेल आवर वर्क, आप हमारे काम को खरीद नहीं सकते, हम जुनून के साथ जो विज्ञान करते हैं और जो डिस्कवरीज करते हैं वो अपने सुकून के लिए करते हैं, वैसा करने में हमें आनंद आता है, प्लेजर का अनुभव करते हैं, इसलिए करते हैं, आप हमारे काम को खरीद नहीं सकते, आप उसकी खरीदारी नहीं कर सकते। एंड रॉन्टगिन अल्टीमेटली डाइड इन पॉवर्टी। तो एक्सरे में होता क्या है, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और एक्सरे में क्या होता है कि एक फिलामेंट होती है, जो एक्सरे ट्यूब होता है जिसको कि कुलिज ट्यूब बोला करते हैं। तो पूरे एक्सरे ट्यूब की जितना अच्छा उसका फिगर, उसका पिक्चर किताबों के अंदर में बनाया हुआ रहता है, शायद मैं यहाँ पर उतना अच्छा फिगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा, उतना अच्छा क्या
मैं अच्छा फिगर ही नहीं रिप्रोड्यूस कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर बना रहा हूं जिससे आपको ये पता चल जाए कि होता क्या है उस कूलिज ट्यूब के अंदर में और उसका फिजिकल प्रिंसिपल क्या है वो हाईलाइट हो जाए। तो एक फिलामेंट होता है और इस फिलामेंट के क्रॉस एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है और उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से ये गर्म होता है और एक सर्टेन से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने के कारण इसे थर्मियोनिक एमिशन होता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। और हम लोग इस फिलामेंट के टेम्परेचर को इस तरह से कैलिब्रेट करते हैं कि जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जैसे ही वो मेटल के सरफेस को छोड़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि मेटल के सरफेस पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करेगा जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा और उसको मेटल का सरफेस छोड़ने देना नहीं चाहेगा और उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल के सरफेस के फील्ड के बाहर जाने के लिए, और उसके लिए उस वर्क को करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तो मिनिमम जितना वर्क करने की ज़रूरत होती है उस मेटल के फील्ड के बाहर चले जाने के लिए, जस्ट एस्केप कर जाने के लिए, वो उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाता है। तो हम लोग उस मेटल के थर्मल एनर्जी को, टेम्परेचर को इस तरह से कैलिब्रेट करते हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो लगभग जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकलें। कहने का मतलब कि उसको जो थर्मल एनर्जी मिले वो लगभग वर्क फंक्शन के बराबर मिले और वो पूरी की पूरी एनर्जी खर्च हो जाए उसके फील्ड के बाहर जाने में, उससे एस्केप कर जाने में, और जब वो इलेक्ट्रॉन फाइनली मेटल को छोड़ करके बाहर निकल गया होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लगभग जीरो होगी। ये एज्यूम करते हैं। तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे। और यहाँ पर एक कॉलीमेटर होता है जिसका काम है इलेक्ट्रॉन्स का एक रेक्टिलिनियर बीम प्रोड्यूस करना। और यहाँ पर एक हेवी मेटल टारगेट लेते हैं हम लोग। हेवी मेटल टारगेट ये किसी भी मेटल का बना हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, ये उसी तरह से टंगस्टन का हो सकता है, और भी दूसरे मेटल का, क्रोमियम का हो सकता है। कोई भी एक हेवी मेटल टारगेट है और यहाँ से यहाँ के बीच हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं। इस पॉइंट को कॉम्पैरेटिवली लो पोटेंशियल पर रखते हैं और इस हेवी मेटल टारगेट को हाई पोटेंशियल पर रखते हैं। तो ये ज़्यादा पोटेंशियल पर है और ये पॉइंट कम पोटेंशियल पर है, तो इधर से इधर पोटेंशियल घट रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में। और सपोज कीजिए कैपिटल V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। दिस इज वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल किलो वोल्ट्स। तो एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करवा करके और फिलामेंट से निकलने के बाद और टारगेट को स्ट्राइक करने के पहले इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं। जो यहाँ से यहाँ के बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे तो इस दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस दिशा में पोटेंशियल घटता है उस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज पर फील्ड फोर्स लगाते हैं फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फील्ड इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इधर लगेगा और उस फोर्स के लगते हुए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा। तो उस फोर्स के द्वारा, फील्ड के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क होगा
एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वो वर्क उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि यहां से यहां के बीच हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए हैं, वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए हैं, वेयर वी इज ए वेरी वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, तो E टाइम्स V इतना वर्क हो जाएगा। और हम ये मान रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकला है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो जितना वर्क होगा वही यहां पर काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी, और उतने काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जाकर के इस टारगेट से टकराएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाए जाते हैं, इसलिए उस हेवी मेटल टारगेट से टकराने के पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स इस हेवी मेटल टारगेट से बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन इस हेवी मेटल टारगेट से टकराते हैं तो यहां दो तीन तरह की बातें हो सकती हैं। वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल टारगेट से टकराने के बाद अपनी बहुत सारी एनर्जी उस कॉलिजन में उस मेटल टारगेट के कंस्टिट्यूएंट एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को दे देता है, और वो एनर्जी उसके वाइब्रेशन की एनर्जी बन जाती है, जो टारगेट का टेम्परेचर अल्टीमेटली बढ़ाता है। तो जितने एनर्जी से टकराता है उसमें से मैक्सिमम एनर्जी तब्दील कर जाती है टारगेट के टेम्परेचर को बढ़ाने में। वो बहुत ज़्यादा एनर्जी टारगेट को दे देती है और इलेक्ट्रॉन अपने रिटार्ड करता है, और वो मल्टीपल कॉलिजन कर सकता है। एक कॉलिजन किया, कुछ एनर्जी का लॉस किया, फिर दूसरा किया और एनर्जी का लॉस किया, तीसरा किया और लॉस किया। तो इलेक्ट्रॉन गोज ऑन रिटार्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन मल्टीपल कॉलिजन कर सकता है टारगेट के कंस्टिट्यूएंट एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, और मल्टीपल कॉलिजन की वजह से वो कंटिन्यूअसली रिटार्डेड मोशन कर सकता है, एक्सेलरेटेड मोशन कर सकता है। और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्जेज रेडिएट एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सेलरेट करेगा, लगातार उसकी एनर्जी कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, उसका स्पीड बदलते चला जाएगा, वो स्लो डाउन करते चला जाएगा, कंटिन्यूअस रिटार्डेशन उसमें प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, सो इट विल बी एन एक्सेलरेटेड चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट एनर्जी, और इसलिए वो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जितने काइनेटिक एनर्जी से वो टकराया और जितना उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो उतना काइनेटिक एनर्जी का उसने लॉस किया, और उसमें से ज्यादातर एनर्जी तो टारगेट को मिल जाती है, जो टारगेट के कंस्टिट्यूएंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो जाता है, उसको शेक करने में खर्च हो जाता है, टारगेट के टेम्परेचर को बढ़ाने में खर्च हो जाता है, और बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनकर के निकलती है। तो अगर डेल्टा ई एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होगा तो डेल्टा ई बराबर hc/λ, और इतने वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा। और चूंकि हर छोटे मल्टीपल कॉलिजन कर सकता है वो, तो यहां से यहां के बीच कॉलिजन में कुछ एनर्जी लॉस किया तो उसके करेस्पॉन्डिंग कोई वेवलेंथ निकला, फिर फर्दर कॉलिजन में फिर एनर्जी का लॉस किया, फिर रिटार्ड किया, फिर कोई वेवलेंथ निकला, फिर और रिटार्ड किया और वेवलेंथ निकला। तो वो कंटिन्यूअसली, अच्छा, जैसे जैसे वो रिटार्ड कर रहा है उसकी एनर्जी कम होते चली जा रही है, तो एनर्जी का डिफरेंस भी कम होता चला जाएगा। जब इनिशियल एनर्जी कम है
तो फाइनल भी और कम होगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल ये डिफरेंस भी घटते चला जाएगा, और एनर्जी जब कम होते चला जाएगा तो वेवलेंथ बड़ा होते चला जाएगा। तो एक सर्टेन वेवलेंथ से लेकर के उससे लॉन्गर वेवलेंथ के बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, लगभग कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड वेवलेंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए सर्टेन गिवन वेवलेंथ टू इंफिनिटी। बहुत सारे वेवलेंथ्स के रेडिएशन निकलते हैं और इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस एक्सरे। इसमें एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके जाता है और हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ इस टारगेट से टकराता है, और उस कॉलिजन में इतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है इलेक्ट्रॉन पर कि वो एक सिंगल कॉलिजन में ही स्टॉप कर जाता है। इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स इन वन गो, एक बार में ही टकराया और रुक गया, और उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी टकराने के जस्ट पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, उसके पास बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी थी, और टकराने के जस्ट बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, और उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो इस केस में जितना एनर्जी रेडिएट होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी रेडिएट होगा, उससे ज्यादा एनर्जी का रेडिएट होना पॉसिबल नहीं है। और जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, तो वही मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ होगा। उससे छोटा वेवलेंथ उतने वोल्टेज से एक्सेलरेट करवाने पर निकलने का सवाल नहीं है, तो वो लैम्डा मीन कहा जाता है। वो मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ होगा, उतना वेवलेंथ निकलेगा या उससे बड़ा कोई भी वेवलेंथ निकलेगा, लेकिन उससे छोटे वेवलेंथ के रेडिएशन का निकलना पॉसिबल नहीं होगा, एंड दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। अगर कट ऑफ वेवलेंथ को और कम करना है तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट कि वो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से टकराए, तो और ज्यादा स्मॉलर वेवलेंथ का निकलना पॉसिबल हो पाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -e, और चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल विच इज V। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम दिस इज द ओनली वर्क which is being done on electron in going from here to here। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, और ऑल फोर्सेज में सिर्फ एक ही फोर्स यहां पर लग रहा है, यहां से यहां जाने के दरमियान। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इतना उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, या आप यूं कहें वर्क डन का अमाउंट हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इतना काइनेटिक एनर्जी से वो टकराएगा, और ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद क्या हो जाएगी 0। तो टकराने के बाद पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की 0, और वो जो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी था टकराने के जस्ट पहले, वो पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट कर गया। और सपोज कीजिए लैम्बडा वेवलेंथ का रेडिएशन निकला, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी थी E टाइम्स V, ये hc/लैम्बडा में कन्वर्ट हो गया, और ये मैक्सिमम पॉसिबल है। अगर पूरी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट नहीं होती तो इससे कम एनर्जी कन्वर्ट होती, तो लैम्बडा ज्यादा बड़ा होता। तो जब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एक बार में इन वन गो इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर जाए और उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी एक बार में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट करे, तब जो वेवलेंथ निकलेगा वो लैम्बडा मिनिमम होगा, और इसको बोलते हैं हम लोग कट ऑफ वेवलेंथ। तो लैम्बडा मिनिमम का फॉर्मूला आ गया
HC डिवाइडेड बाई E टाइम्स V, और V इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अब यहां देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें तो बदलने वाली हैं नहीं, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो अगर इसको और ज्यादा कम करना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाइएगा तो लैम्डा मीन घटेगा। और यहां पर जो कैपिटल V है इसको कहते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और ये जो लैम्डा मीन है ये है कट ऑफ वेवलेंथ। ये जो लैम्डा मीन है ये है कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ। और इस तरह के एक्सरे को, अब इसमें जो एक्सरेज निकलेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, उसका वेवलेंथ इससे कम नहीं हो सकता, इतना होगा। और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के केस में तो वो एक बार में रुकता ही नहीं है, वो मल्टीपल कॉलिजन करते करते धीरे 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 उसकी एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन बन करके वो इमिट होता है। तो इतना या इससे ज्यादा वेवलेंथ के रेडिएशंस निकलेंगे, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड वेवलेंथ्स के रेडिएशंस निकलेंगे। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का टारगेट से टकराने के वजह से रिटार्ड करना, और उसके रिटार्ड करने की वजह से मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का निकलना, ऐसे एक्सरे को कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे मतलब एक्सरेज को हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरेज और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कंटिन्यूअस एक्सरेज और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। एक्सरेज को हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरेज और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कंटिन्यूअस एक्सरे इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन के मेटल टारगेट से टकराने की वजह से कंटिन्यूअसली रिटार्ड करने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कंटिन्यूअसली वैरिंग वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का निकलना, ये कंटिन्यूअस एक्सरे कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के निकलने का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहां से यहां के बीच इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होके जाए और हाई काइनेटिक एनर्जी से टकरा जाए मेटल टारगेट से, और उस कॉलिजन के दरमियान इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करे कि उस टारगेट के किसी कंस्टिट्यूएंट एटम के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे। इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे। अब हम लोग हेवी मेटल लिए हुए हैं, तो इसमें के शेल में भी इलेक्ट्रॉन होगा, एल शेल में भी इलेक्ट्रॉन होगा, मे बी कि एम शेल में भी इलेक्ट्रॉन हो, एन शेल में भी इलेक्ट्रॉन हो। और ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गया वो इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, इतना ज्यादा एनर्जी शेयर कर दिया उस कॉलिजन में उस कंस्टिट्यूएंट टारगेट के किसी कंस्टिट्यूएंट एटम को कि उसके के शेल का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के एटम को छोड़ के बाहर चला गया, नॉकआउट हो गया।
तो अब के शेल में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो गई। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। तो अब के शेल में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो गई, और उससे ज्यादा एनर्जी के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, उसके भी ऊपर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो कम एनर्जी के शेल में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई, और ज्यादा एनर्जी के शेल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो दुनिया का कोई भी सिस्टम कम से कम एनर्जी के कन्फिगुरेशन को तुरंत प्राप्त करना चाहता है, बिकॉज मिनिमम एनर्जी का कन्फिगुरेशन ही सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फिगुरेशन होता है। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनेगी कि के शेल में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो अब एक पॉसिबिलिटी है कि एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन के वैकेंसी को आके फिलअप कर दे। तो एल शेल से के शेल में आ जाएगा, तो एल शेल की एनर्जी ज्यादा है, के शेल की एनर्जी कम है, तो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी के शेल में आएगा, तो दोनों शेल के एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर अमाउंट का एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में निकालेगा, और कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ निकलेगी। ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म अलग हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन गया, कंटिन्यूअस एक्सरे, जो इलेक्ट्रॉन गया और कॉलिजन के बाद इसी इलेक्ट्रॉन के रिटार्ड करने की वजह से, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक्सेलरेटेड चार्जेज रेडिएट एनर्जी, और चूंकि ये एक्सेलरेट करने लगा, इसलिए इसके रिटार्ड करने की वजह से एनर्जी रेडिएट हो रही है। यहां क्या हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक में, ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गया, ये इतना ज्यादा एनर्जी दिया टारगेट के किसी एटम को कि उस एनर्जी को लेकर के उस एटम के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। तो उसके टारगेट के किसी एक कंस्टिट्यूएंट एटम के इनर मोस्ट शेल, के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। उसको इतनी एनर्जी मिल गई कि उस एनर्जी को लेकर के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, और अब के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो अब एल शेल का इलेक्ट्रॉन आकर के उस के शेल के वैकेंसी को मान लीजिए कि फिलअप कर दिया। तो दोनों शेल्स के एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर अमाउंट का एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनकर के निकलेगा, और वो कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। जरूरी नहीं है कि के शेल में अगर वैकेंसी क्रिएट हुआ तो जस्ट उसके बाद वाले शेल, एल शेल का ही इलेक्ट्रॉन आकर के उस वैकेंसी को फिलअप करे, ये जरूरी नहीं है। मे बी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि नियरेस्ट वही है, लेकिन ऐसा भी संभव है कि किसी वजह से एल शेल का इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाया अभी तक, तब तक एम शेल का इलेक्ट्रॉन आकर के उस वैकेंसी को फिलअप कर दिया। तब भी एम शेल की एनर्जी और के शेल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर अमाउंट का एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनकर के निकलेगा। तो इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से करते हैं कि अगर के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, अगर के शेल का इलेक्ट्रॉन, के शेल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, और एल शेल का इलेक्ट्रॉन आकर के उस के शेल के वैकेंसी को फिलअप कर दिया, तो एल शेल की एनर्जी और के शेल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर अमाउंट का एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनकर के निकलेगा, और तब जिस वेवलेंथ का एक्सरे निकलेगा वो कहलाएगा के अल्फा एक्सरे। जरा ध्यान दीजिएगा, जिस शेल में वैकेंसी क्रिएट होगी उस सीरीज का एक्सरे होगा। जैसे के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई तो के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा, ऐसा नोमेनक्लेचर करते हैं। और के अल्फा कब कहेंगे? वैकेंसी क्रिएट हो के शेल में, के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर जाए और उसके जस्ट बाद वाले शेल का इलेक्ट्रॉन आकर के उस वैकेंसी को फिलअप करे, एल शेल का इलेक्ट्रॉन आकर के उस वैकेंसी को फिलअप करे, तब जो एक्सरे निकलेगा वो कहलाएगा के अल्फा। उसके बाद वाला शेल, मतलब के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुआ
लेकिन एल शेल का इलेक्ट्रॉन आकर के उस वैकेंसी को फिलअप नहीं किया, एम शेल का इलेक्ट्रॉन आकर के उस वैकेंसी को फिलअप किया, तो वो कहलाएगा के बीटा लाइन। एन वाला करेगा तो के गामा, उसके बाद वाला करेगा तो के डेल्टा। तो इस तरह से के अल्फा एक्सरे, के बीटा एक्सरे, के गामा एक्सरे, के डेल्टा एक्सरे, ऐसा नोमेनक्लेचर करते हैं। दूसरी संभावना यह भी है कि ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गया, के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है क्योंकि सबसे अंदर का शेल है, उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गया, उसने एनर्जी तो दिया कॉलिजन में उस एटम को, लेकिन इतना एनर्जी नहीं दिया कि वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सके, उसे थोड़ा कम एनर्जी दिया। और उस एनर्जी को लेकर के शेल का इलेक्ट्रॉन तो नॉकआउट नहीं हुआ, एल शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ। तो वैकेंसी क्रिएट हो गई एल शेल में, और उसके जस्ट बाद वाले शेल का इलेक्ट्रॉन, एम शेल का इलेक्ट्रॉन आकर के अगर उस वैकेंसी को फिलअप करेगा तो उस जो एक्सरे निकलेगा उसको कहेंगे एल अल्फा लाइन। अगर उसके बाद वाले शेल का, एन शेल का आकर के फिलअप करेगा तो कहेंगे एल बीटा लाइन। तो जिस तरह का इसमें, उसी तरह से एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। अगर एम शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे और एन शेल का इलेक्ट्रॉन आकर के उस वैकेंसी को फिलअप करे तो एम अल्फा, उसी तरह से एम बीटा, एम गामा। इस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का। और के सीरीज का लाइन कभी भी अकेले नहीं निकलेगा। के सीरीज का लाइन मतलब के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई, के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेकर के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, के शेल में वैकेंसी बन गई, इलेक्ट्रॉन की क्रिएट हो गई, और मान लीजिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन आकर के उस के शेल के वैकेंसी को फिलअप कर दिया, तो दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर अमाउंट का एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में निकलेगा, और जो वेवलेंथ निकलेगा उसको के अल्फा एक्सरे बोलेंगे या के अल्फा लाइन बोलेंगे। तो अब जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल के वैकेंसी को आके फिलअप कर दिया तो अब एल शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई, और अगर एम शेल का इलेक्ट्रॉन उस एल शेल के वैकेंसी को आकर के फिलअप करेगा तो के अल्फा के साथ एक एल अल्फा भी निकल सकता है, एल बीटा भी निकल सकता है, इस तरीके से। तो इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्यों है? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का इस्तेमाल मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर जो मेटल है, मान लीजिए कॉपर है, और कॉपर के किसी एटम के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया और एल शेल का इलेक्ट्रॉन उस के शेल के वैकेंसी को आकर के फिलअप किया, तो सर्टेन वेवलेंथ का एक्सरे निकला, दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर अमाउंट का एनर्जी। तो उस लैम्डा को अगर हम लोग मेजर कर लें, कितने वेवलेंथ का एक्सरे निकला, अगर उस लैम्डा को मेजर कर लें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एल शेल और के शेल के एनर्जी का डिफरेंस कितना है। उसी तरह से अलग अलग शेल्स के एनर्जी का डिफरेंस पता करके हम पता कर सकते हैं कि वो मटेरियल कौन सा है, वो कॉपर है कि एल्यूमिनियम है कि क्या है, किस मटेरियल में उतने का एनर्जी का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो एक्सरेज की मदद से हम मटेरियल का कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, और उस मटेरियल के डिफरेंट शेल्स के एनर्जीज कितने कितने से डिफर करते हैं, हम इसका पता लगा सकते हैं। इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। किताबों में आप एक ऐसा फिगर देखते हैं, एक एक्सिस पर वेवलेंथ रहेगा प्लॉटेड और एक एक्सिस पर एक्सरे की इंटेंसिटी प्लॉटेड होती है। तो एक सर्टेन लैम्डा मिन मिलेगा और उसके बाद इस तरीके से
ऐसे दिखाया जाता है। ये लैम्डा मीन है, ये कट ऑफ वेवलेंथ है। तो ये जो कंटिन्यूअस लाइन है ना, कंटिन्यूअस एक्सरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना वेवलेंथ का, इतना वेवलेंथ का, इतना वेवलेंथ का। और ये बीच में जो शार्प पिक्स दिख रहे हैं, इन पिक्स के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और कंटिन्यूअस एक्सरेज दोनों एक ही ग्राफ के अंदर में दिखा दिए जाते हैं। सो दीज पिक्स करेस्पॉन्ड टू कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एंड दिस कंटिन्यूअस कर्व करेस्पॉन्ड्स टू कंटिन्यूअस एक्सरे एंड दिस इज लैम्डा मीन। इतना या इससे बड़ा कोई भी वेवलेंथ निकल सकता है, इससे छोटा वेवलेंथ नहीं निकल सकता है। और गिवन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के लिए इस लैम्डा मीन का वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सरेज को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। एक्सरे के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, इसकी बात भी हम लोग करना चाहेंगे। आप केमिस्ट्री में भी इसकी बात करते हैं, मॉसलेज लॉ। मॉसले ने बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स का टारगेट ले ले करके और के अल्फा एक्सरेज, के अल्फा लाइंस, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के अल्फा लाइंस के फ्रीक्वेंसीज को मेजर किया। और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक एक्सिस पर एटॉमिक नंबर को प्लॉट किया और एक एक्सिस पर के अल्फा एक्सरेज के फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट को प्लॉट किया, रूट न्यू को प्लॉट किया। और क्या देखने को मिला कि रूट न्यू के साथ जेड का ग्राफ कुछ इस तरीके का आ गया। और आप देखिए, दिस ग्राफ इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे भी जेड डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जेड स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो ये ग्राफ इस तरह का एक्स्ट्रापोलेटेड है, थोड़ा सा यहां पर ऐसा मिला। और अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इस वाले एक्सिस पर एक निगेटिव इंटरसेप्ट काटेगा। तो ये ग्राफ जो ऐसा मिला, इससे दो तीन बातें मॉसले ने किया। एक तो ये कि मॉसले के जमाने में जो पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। लेकिन मॉसले को क्या मिला कि कभी कभी ज्यादा एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट से निकलने वाले के अल्फा एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसे मान लीजिए 10 एलिमेंट के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो कभी क्या देखने को मिला कि ज्यादा एटॉमिक वेट वाले का के अल्फा लाइन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और उससे भी ज्यादा एटॉमिक वेट वाले का के अल्फा लाइन का फ्रीक्वेंसी उसे कम आ गया। तो ज्यादा एटॉमिक वेट वाले के अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही होगी, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, मोनोटोनी नहीं मिली। लेकिन एटॉमिक नंबर में एक्सेप्शन नहीं मिला। ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट लेते हैं तो उसके के अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा ही मिलती है, और कम एटॉमिक नंबर वाला लेते हैं तो के अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी कम ही मिलती है। तो Z के बढ़ने से के अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और Z के घटने से घटती है। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को Z कंट्रोल कर रहा है, न कि उसका एटॉमिक मास।
और इन्होंने एक सजेशन दिया कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल ए प्रॉपर्टी दैट कंट्रोल्स फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, नॉट द एटॉमिक मास। और इन्होंने कहा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं, एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाना चाहिए। और आपको पता है कि इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स का उलट फेर सजेस्ट किया था कि इसको पहले आना चाहिए, इसको बाद में जाना चाहिए। एटॉमिक वेट के हिसाब से वो आगे पीछे थे, लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनका सीक्वेंस उलट जाना चाहिए। ये इस तरह के बहुत सारे सजेशंस इन्होंने दिए। और आज के डेट में आपको पता है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में मॉसले का प्रेडिक्शन सही था, और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड according to atomic number because atomic number is more fundamental a property than atomic weight। और जो अलग अलग z वाले एलिमेंट के अल्फा लाइन के फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट को z के साथ जब इन्होंने प्लॉट किया तो ग्राफ ऐसा मिला, और ये ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस c के तरह का है। तो इसके हिसाब से इन्होंने कंक्लूड किया कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर z और उसके के अल्फा लाइन के फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट, ये आपस में कुछ इस रिलेशन से रिलेटेड होना चाहिए। रूट न्यू इज इक्वल टू a टाइम्स z माइनस v, y इज इक्वल टू mx प्लस c, एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज नेगेटिव, इस तरीके का होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं मॉसलेज लॉ, इसी को हम लोग कहते हैं मॉसलेज लॉ। और शायद ये भी आपको जान करके सरप्राइजिंग लगेगा कि मॉसले वॉज किल्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओनली एट द एज ऑफ 27 ईयर्स, ओनली एट द एज ऑफ 27 ईयर्स। ये मॉसलेज लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में खास करके नीट के एग्जाम में जिस तरह के सिंपलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका मकसद सिर्फ ये टेस्ट करना होता है कि कॉन्सेप्ट्स की बेसिक क्लैरिटी आपको है कि नहीं। और उसके लिए यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट मॉडल आप बना सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि बोर्स मॉडल होल्ड्स ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोर्स मॉडल सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही होल्ड करता है, वैसे सिस्टम के लिए ही होल्ड करता है जिसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन की तरह। हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम प्लस प्लस के लिए, बेरिलियम ट्रिपल प्लस के लिए। मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बोर्स मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड, इवन हीलियम के स्पेक्ट्रम को इट कुड नॉट एक्सप्लेन। तो जहां पर हेवी एलिमेंट ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, क्रोमियम ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ले रहे हैं, दीज आर मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और निश्चित रूप से इनके केसेस में बोर मॉडल को लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, या कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है कि उसके अलग अलग शेल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन है, के शेल में भी है, एल शेल में भी है, मान लीजिए। लेकिन अगर के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है और उसके जस्ट बाद वाले शेल, एल शेल का इलेक्ट्रॉन उस के शेल की वैकेंसी को आकर के फिलअप कर रहा है, तो के शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और उसमें से एक तो नॉकआउट हो गया, तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो के शेल का एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्लस ZE चार्ज को स्क्रीन करेगा और एक प्रोटॉन के चार्ज को नलीफाई कर देगा, शायद उसके इफेक्ट को,
तो आप ऐसा मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि वो जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन आ रहा है के शेल के वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, वो न्यूक्लियस के अंदर प्लस जेड ई का चार्ज नहीं देखेगा, नहीं फील करेगा, वो Z-1 ई के चार्ज को फील करेगा। तो Z को आप रिप्लेस कर दे सकते हैं के अल्फा लाइन के लिए Z-1 से, Z-1 से। और अगर बोर्स मॉडल लगाएं तो क्या होता है, डेल्टा ई बराबर आर एच सी जेड स्क्वेयर 1/n फाइनल स्क्वेयर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वेयर। यही फॉर्मूला होता है बोर्स मॉडल में। अगर डेल्टा ई को आप एच सी बाई लैम्डा लिखेंगे तो एच सी कट जाएगा, तो 1 लैम्डा इज आर जेड स्क्वेयर 1/n फाइनल स्क्वेयर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ऐसा होता है। और अगर बोर्स मॉडल के हिसाब से हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ के अल्फा लाइन, इन केस ऑफ के अल्फा लाइन, के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है, तो के शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचा और न्यूक्लियस में प्लस जेडी प्रोटॉन है का चार्ज है। तो जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में आ रहा होगा, के शेल के वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, वो Z प्लस जेडी के चार्ज को नहीं देखेगा, वो Z-1 ई के चार्ज को देखेगा। सो इन दिस एक्सप्रेशन वी मे रिप्लेस Z बाई Z-1, और इस डेल्टा ई को हम लोग लिख दें अगर H टाइम्स न्यू, H टाइम्स न्यू, H न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, एक्सरे निकलेगा जब एल सेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में आएगा उसके वैकेंसी को फिलअप करने के लिए तब। और ये किसके बराबर हो जाएगा, आर एच सी, जेड को लिख देते हैं Z-1 का होल स्क्वेयर, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, एल से के में, तो n फाइनल इज 1 और n इनिशियल इज 2, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ऐसा के अल्फा लाइन के लिए। और यहां पर ये क्या आ जाएगा जरा देखिए तो, एच न्यू इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 3/4 आर एच सी, 3/4 आर एच सी Z-1 होल स्क्वेयर, और H एंड H विल कैंसिल आउट और दोनों तरफ का रूट ले लीजिए, तो रूट न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3RC/4 Z-1, तो ये रूट न्यू इज इक्वल टू 8 टाइम्स Z-B के तरह का है। तो a के जगह पर, कांस्टेंट a के जगह पर हम लोग अंडर रूट 3RC/4 ले सकते हैं, और के अल्फा लाइन के लिए ये सारी बातें कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ के अल्फा लाइन के लिए, और b के जगह पर 1 ले सकते हैं। इतना अप्रोक्सीमेशन करके अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे, हालांकि मैं फिर दोहरा दूं कि ये जो फॉर्मूला है ये बोर्स मॉडल से आया है, एंड बोर्स मॉडल डज नॉट एग्जैक्टली होल्ड इन केस ऑफ सच मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, तो लगाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप के अल्फा लाइन के लिए इन फॉर्मूलों को लगाएंगे तो लगभग सही आंसर आएगा और आप ऐसे अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं। तो एक्सरेज में इतने ही कॉन्सेप्ट्स पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगले क्लास में हम लोग बोर्स मॉडल और एक्सरे के कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे और तब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।